आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 का मिसलेनियस टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नगरीकरण। इससे पहले हम लोग मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे नगरीकरण और इसके बाद गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी और बेरोजगारी का पीडीएफ जो है आप लोग को रात के 1-2 बजे तक मिल जाएगा और उसका वीडियो जो है आपको कल अवेलेबल हो जाएगा। और मिसलेनियस ख़त्म होने के बाद मेरा कोशिश रहेगा कि लोक प्रशासन का एक वीडियो लाया जाए। और जहाँ तक झारखंड की पॉलिसीज़ की बात है, जो कि पेपर 2 में है, झारखंड की नीतियाँ करके एक टॉपिक है, वहाँ से आपका 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसके लिए आप उड़ान का जो सार संग्रह बुक है उसमें से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है बस आप वो सबको एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि याद करें। जो भी क्वेश्चन बनना होगा आपका वहीं से बन जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में घुस के वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को होने की प्रबल संभावना है और जेपीएससी जो है एग्ज़ाम लेने के पूरे मूड में है। इसलिए आप लोग फालतू चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। हालांकि ज़्यादातर लोग यही सुनना पसंद करेंगे अभी कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए, लेकिन क्या सुनने में अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सही में वही चीज़ होगा भी। तो चलिए हम लोग नगरीकरण को करते हैं। तो नगरीकरण क्या है? इसका डेफिनेशन है कि जो भी ग्रामीण समाज है उसका शहरी पर्यावरण में परिणत हो जाना, या फिर ग्रामीण लोगों के द्वारा नगरीय मूल्यों को जीवन में अपनाना। तो इस डेफिनेशन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है 3 लोगों का, इनको हम लोग एक बार याद रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है पीएम होसर का, जिनका कहना है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों का विस्तार या शहरी जनसंख्या में वृद्धि होता है। मतलब शहर का विस्तार, नगरीकरण पढ़ रहे हैं तो नगरीकरण में क्या है? शहर। तो शहर का विस्तार, और शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं तो शहरी जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि ग्रामीण लोग जो है शहर की ओर पलायन करते हैं, तो जिसके कारण शहर की जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि। तो आप ये 2 शब्द पकड़िए, विस्तार, वृद्धि। तो जो पीएम होते हैं किसी भी देश के, उनका काम है इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलना, विस्तार के बारे में, वृद्धि के बारे में, विकास के बारे में, ये सब बात करते हैं पीएम। तो यहाँ से आपका ये पकड़ में आ जाएगा। उसका नेक्स्ट है डीएफ पोकोक। इनका जो स्टेटमेंट है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो एक प्रवास देख लीजिए, मतलब शहरों की ओर प्रवास करते हैं या फिर शहरों में प्रवास करते हैं, और नगरों के प्रभाव में आकर उनके रहन सहन में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। तो ग्रामीण लोग जो है शहर में प्रवास करते हैं और उनके रहन सहन में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। तो प्रवास, परिवर्तन और पोकोक, ये 3 शब्द आपको मिल जाएगा साथ में, तो आप आराम से आंसर तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे है जीडी मिचेल। जीडी मिचेल का कहना है कि कृषि आधारित पेशों को छोड़कर औद्योगिक पेशों को अपनाने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। शहर में लोग जो है वो औद्योगिक कामों में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, और गांव में लोग जो है कृषि आधारित कामों में जुड़े हुए होते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि कृषि आधारित पेशों को छोड़कर, तो ग्रामीण आदमी कृषि कार्य करते थे गांव में रह करके, लेकिन जैसे वो शहर जाते हैं तो कृषि कार्य को छोड़ करके वो क्या करने लगते हैं? औद्योगिक कामों को करने लगते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री में काम वाम करने लगते हैं। तो वही लिखा है कि कृषि आधारित पेशों को छोड़कर औद्योगिक पेशों को अपनाने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए जीडी है शुरू में, तो यहाँ से आप बना दीजिए जीडीपी। भारत की जीडीपी कैसी है? तो कृषि आधारित है। तो आपको जैसे ही ये शब्द मिलेगा आप आराम से जीडी मिचेल तक पहुँच जाएंगे। तो ये 3 स्टेटमेंट हुआ। अब देखते हैं आगे। किसी भी क्षेत्र को शहर के रूप में अधिसूचित करने का जो काम है वो राज्यपाल जी का होता है। मतलब राज्यपाल, मतलब किसी भी राज्य के राज्यपाल ये डिसाइड करेंगे कि किस जगह को, मतलब किस क्षेत्र को शहर के रूप में अधिसूचित किया जाए। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, फिर है स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्व, मतलब वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो राजस्व की आवश्यकता होगी उसके बारे में, और गैर कृषि गतिविधियों में नियोजन, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे नियोजन किस प्रकार का है। तो ये 3 मापदंडों को देखते हुए राज्यपाल जो है किसी भी क्षेत्र को शहर के रूप में अधिसूचित कर सकता है। तो आपको इतना नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको याद रखना है राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र का परिभाषा क्या था? तो देखिए, नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर आदि का पूर्ण व्यवस्था हो। मतलब
नगर होने के लिए इन चीज़ों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5,000। और ये 5,000 से, अगर 5,000 से कम जनसंख्या है तो वह वर्ग 6 के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और 5,000 से लेकर के अगर 9,999 यहाँ तक की जनसंख्या रहती है तो ये शहर जो है वर्ग 5 के अंतर्गत आता है। इन चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, मतलब जिसको नगर के रूप में घोषित करना है या शहर के रूप में घोषित करना है, अधिसूचित करना है, वहाँ पे पुरुष जनसंख्या का 75% जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। और न्यूनतम जनघनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो जनघनत्व आप याद रखिएगा, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और जो पुरुष जनसंख्या है उसका कम से कम 75% पुरुष जो है वो गैर कृषि कार्यों में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 5,000 होना चाहिए। यही सब क्राइटेरिया को देखने के बाद राज्यपाल जो है किसी क्षेत्र को शहर के रूप में अधिसूचित करता है। सबसे अधिक नगरीय वृद्धि जो है वो दर है आपका 46%। 46% की वृद्धि दर रही है नगरीय वृद्धि दर। और ये सबसे अधिक है जो कि आपका 1971 से 81 के दशक में रही है। मतलब इस दौर में सबसे अधिक शहरीकरण हुआ है या फिर नगरीकरण हुआ है। और वर्तमान में नगरीकरण का जो दर है वो 3% है। लेकिन ये भी आपका कम नहीं है, ये भी नगरीय जनसंख्या विस्फोट को ही दर्शाती है। नगरीकरण का जो दौर रहा है उसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है। एक मंद नगरीकरण, फिर आता है मध्यम नगरीकरण, और एक है आपका तीव्र नगरीकरण। तो जो मंद नगरीकरण का दौर था वह 1901 से लेकर 31 तक, जिसमें नगरीकरण का जो दर था वो वृद्धि दर जो था वो 0.98% था। और मध्यम नगरीकरण की बात करें तो 31 से लेकर 61 तक, मतलब 1931 से 1961 तक यहाँ पे नगरीकरण का जो दर है वो 12.2 से बढ़ करके 18.35% हो गया था। और सबसे तीव्र नगरीकरण जो है आपका इधर 61 से लेकर के 2011 तक हुआ है। तो यहाँ पे 3 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, 1 से 31, फिर 31 से 61, और इधर 61 से 2011। तो सिंपली आपको इतना याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि 1900 से स्टार्ट करते कहानी, 30 साल जोड़ दीजिए तो रफली आप 1930 तक पहुंच जाइएगा। यहाँ पे 1% वृद्धि दर था, लगभग 1% है। फिर 30 साल और आगे बढ़ जाइए तो आप 60 तक पहुंच जाइएगा, 60-61 तक। यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो आपका 18% कर दीजिए। 12 से बढ़ के कितना हो गया? 18। अब 12 से 18 याद करिए, पॉइंट में नहीं याद करिए। और फिर आप आगे जो है ये जगह जो है आप 50 साल रखिए, मतलब 30-30 और फिर 50। और इस समय वृद्धि दर जो रही है आपकी सर्वाधिक रही है। और अगर दशक के रूप में बात करें तो सबसे अधिक नगरीय वृद्धि जो है 46% के साथ 1971-81 का दशक रहा है। बस आपको ये डेटा याद रखना है। तो इसको चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं। आपको क्या करना है, 1900 से कहानी स्टार्ट करना है, 30 साल आप बढ़ा दीजिए, फिर 30 साल बढ़ा दीजिए, और फिर आप 50 साल आगे चले जाइए। तो पहला जो समय रहा है ये आपका मंद नगरीकरण का दौर रहा, फिर आपका सेकंड वाला मध्यम नगरीकरण का दौर रहा, और उसके बाद वाला जो समय है वो आपका तीव्र नगरीकरण का दौर रहा है, जिसमें से पहले जो है 1% वृद्धि दर लगभग, फिर 12 से 18% की वृद्धि दर रही है। और अगर सबसे अधिक एक दशक में सबसे अधिक वृद्धि दर की बात करी जाए तो 46% है, और जो कि 71 से 81 के बीच में रही है। तो बस आपको इतना फैक्ट याद रखना है। और भारतीय जनगणना 2011 में किस वर्ष की नगरीय संकल्पना का अनुसरण किया गया है? तो इसका आंसर है 1972। तो इस 1972 में आपका हम लोग जैव विविधता वाले में पढ़े थे, पर्यावरण संरक्षण में भी, कि स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत देश की आबादी है वो 121 करोड़ है, और इस 121 करोड़ का 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है। तो ये आपको याद रखना है। ये डेटा भी सिंपल है, इधर 121 करोड़ याद रखिए और इधर 31% याद रखिए।
बस 121 करोड़ हो गया जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, और 31% हो गया शहरी जनसंख्या। तो ऑप्शन आपको बहुत क्लोज नहीं मिलेगा कि पॉइंट में रहे, तो 31.16 या फिर 31% आप याद रख लीजिए। और आज के समय में जो आबादी है वो 141 करोड़ है लगभग। और प्रतिशत में सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र वाला जो शहर है, पहले नंबर पे आता है दिल्ली। दिल्ली का 97.5% जो है वो शहर है। उसके बाद मतलब नगरीय क्षेत्र है चंडीगढ़ का 97.25 और दमन और दीव का 75.2। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, आप सिर्फ याद रखिएगा दिल्ली। सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र वाला शहर कौन है? तो दिल्ली है। और अप्रोक्सीमेशन याद रखिएगा 97%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, मतलब कि जनसंख्या में बात करें तो मुंबई है, फिर दिल्ली है। अगर क्षेत्र में बात करें तो दिल्ली है पहला नंबर पे, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो मुंबई आगे है 124 लाख, मतलब 1,24,00,000। तो ये आप देख सकते हैं। फिर है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, मतलब राज्य के रूप में देखेंगे राज्य सबसे वो सब राज्य जिनका शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है, मतलब जनसंख्या प्रतिशत। तो सबसे पहला है गोवा, फिर मिजोरम और फिर तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है गोवा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, गोवा 62%। इतना फैक्ट नहीं पूछता है कि परसेंटेज सबका पूछने लगे, लेकिन आप ये नाम याद रखिएगा गोवा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य, अगर जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए, शहर देखिए चैप्टर का नाम है नगरीकरण। अगर कहीं शहरी बोलने में छूट जा रहा है तो आप वो चीज़ अंडरस्टूड है कि हम शहरी जनसंख्या की ही बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या प्रतिशत में बात करें राज्य का तो गोवा है सबसे ऊपर में। और अगर शहरी जनसंख्या वाला राज्य का बात करें जनसंख्या में, यहाँ देखिए प्रतिशत नहीं है, तो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का ही मुंबई जो है सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला शहर है, 124 लाख। इसके बाद दिल्ली और फिर बेंगलुरु। तो आप सिर्फ पहला नंबर वाला आप लोग याद रखिए। महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी है जहाँ पे शहरी जनसंख्या ज़्यादा है, और तमिलनाडु फिर तीसरे नंबर पर है। प्रतिशत के रूप में देखें तो गोवा सबका प्रतिशत, वो गोवा का शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, जहाँ पे सबसे कम शहरी जनसंख्या है, तो ये है सिक्किम। अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 2011 के अनुसार 31.8% है दशकीय वृद्धि दर। और अगर 2001 के जनगणना के अनुसार बात करें तो 31.5% है। शहरी जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी जनसंख्या प्रतिशत है? तो 31.16%। और यहाँ पे भी देखिए वही सब है, 31 है। तो दशकीय शहरी जनसंख्या प्रतिशत, तो ये आपका 31.8% है 2011 के अनुसार, और 31.5 क्या है 2001 के अनुसार है। तो ये तीन डेटा जो है लगभग एक जैसा है आपका। फिर है शहरी लिंगानुपात। तो इसमें सबसे अच्छा स्थिति जो है केरल का है, वहाँ पे लिंगानुपात 1091 है। भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, इसी तरह से 3, 4, 5 और 6। सबसे लास्ट वाला पहले देखिए, छठा नंबर में क्या है? 5000 से कम। और किसी भी चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि शहर के रूप में दर्जा कब दिया जाता है, जब जनसंख्या कम से कम 5000 हो। और भी 3-4 क्राइटेरिया थे जिसमें आपका जनसंख्या घनत्व की भी बात कही गई थी। 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और उस क्षेत्र की जो पुरुष जनसंख्या है उसका कम से कम 75% जो है वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। तो ठीक है, मतलब 5000 की बात कही गई थी। तो अगर 5000 से कम है तो उसको वर्ग 6 के अंतर्गत रखा जाता है। और अलग अलग नाम भी है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्ग 4, 5 और 6, इनको लघु नगर कहा जाता है। तो 5000 से कम वर्ग 6 में आ गया, और 5000 याद रखिएगा, और फिर 10,000। तो ये 5000 और फिर 5000 जो है वर्ग 5 में,
और 10,000 अगर रखें तो वर्ग 4 में, तो 5,000 से कम, फिर 5,000 और फिर 10,000, और ये डेटा जो है अपने आप हो जाएगा आपका। इससे ऊपर वाला कितना है, 10,000 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कहाँ एंडिंग होगा, 9,999 पर। तो आपको बस ये रखना है याद। और फिर 10,000, और फिर 10,000 के ऊपर 20,000। तो देखिए 5,000 से कम, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000, और 20 के बाद सीधे आ जाइए आप 50,000, और 50,000 के बाद 1,00,000। तो अगर ये डेटा आप समझ गए तो आपको बाकी चीज़ याद रह जाएगा। 5,000 से कम, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, और फिर 1,00,000। बाकी ये जो है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे वर्ग 4 में अगर देखें तो वर्ग 4 10,000 आपको याद है, तो स्टार्ट हो रहा है 10,000 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, तो वर्ग 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20,000 से, तो वर्ग 4 एंड कहाँ पे होगा, 19,999 से। इसी तरह से वर्ग 2 में आप देख सकते हैं, वर्ग 2 में 50,000 से स्टार्टिंग है, कहाँ तक जाएगा, तो वर्ग 1 जो है 1,00,000 या उससे ऊपर वाला है, तो 1,00,000 तो आ गया वर्ग 1 के अंतर्गत, तो यहाँ पे एंडिंग होगा 99,999 में। तो इस तरह से हम लोग सभी डेटा को याद रख सकते हैं। पहले 5,000 से कम वर्ग 6 में आ गया, फिर आपका 5,000 याद रखिएगा, फिर 10,000, फिर 20,000, 20,000 के बाद आपका 50,000, और फिर 1,00,000। तो इस तरह से आपका 6 वर्ग हो जाएगा, वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरीके से बांटा गया है शहरों को। वर्ग 4, 5 और 6 के अंतर्गत जो आता है वो आपका लघु नगर है। और ऊपर के जो 3 है आपका वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, यहाँ पे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है, और जनसंख्या में ह्रास कहाँ देखने को मिला है, तो वर्ग 5 और वर्ग 6 में। तो नीचे वाले दोनों में ह्रास हो रहा है लगातार, और ऊपर वाले तीनों में क्या हो रहा है, तीव्र वृद्धि हो रहा है। और अगर भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं, तो आपका वर्ग 1 के अंतर्गत है। मतलब कि पाँचों नगर 6 प्रकार के वर्ग है, तो इनमें से सबसे अधिक लोग जो है कहाँ रहते हैं, तो वर्ग 1 वाले जगहों पर रहते हैं। अब नगरीय बस्तियों के प्रकार देखते हैं। तो नगरीय बस्तियाँ आपका नगरीय ग्राम, कस्बा, नगर और महानगर, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। नगरीय ग्राम, तो देखिए यहाँ पे नगर भी है और ग्राम भी है, मतलब ये ट्रांजिशन फेज वाले की बात की गई है इसमें, तो जिसमें नगरीय और ग्रामीण कार्य दोनों का सम्मिश्रण हो। मतलब यहाँ पे कृषि कार्य भी हो रहा होगा और यहाँ पे उद्योग धंधे भी होंगे, तो ऐसे क्षेत्र को नगरीय ग्राम कहते हैं। और यहाँ पे जनसंख्या आपका 5,000 से कम होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कस्बा। तो कस्बा में जनसंख्या जो है वो आपका 5,000 से लेके 9,999, मतलब वर्ग 5 वाला कंडीशन है। तो वर्ग 5 में आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 से 5,000, 5,000 से कहाँ तक, 9,999। तो वर्ग 5 के अंतर्गत जो आता है वो कस्बा कहलाता है। यह नगरीय अधिवास का सबसे छोटा इकाई है। ये भी आप याद रखिएगा, नगरीय अधिवास का सबसे छोटा इकाई। ऐसा नहीं हो कि आप वर्ग 6 पे टिक कर दें, वर्ग 6 नहीं है, वर्ग 5 है। वर्ग 5 जो है जिसको कस्बा कहते हैं, और वह नगरीय अधिवास का सबसे छोटा इकाई है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नगर। तो नगर कौन कौन है, तो आपका 10,000 से लेकर के 99,999 तक, मतलब वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 4, तो ये सभी आपके नगर कहलाते हैं। और इसमें मतलब नगर में लगभग सभी तरह की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होती है। एक कैटेगरी है आपका महानगर का, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक होता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। और ऐसे नगर जहाँ की जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा हो, तो 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो उसको हम लोग मिलियन नगर भी कहते हैं, या फिर महानगर भी कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार कुल नगर जो है वो 3892, मतलब वर्ग 2, 3 और 4 वाले। और मिलियन नगर कितने हैं, तो ये आपके 53। और 40 लाख से ज़्यादा
वाले महानगर, मतलब 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कितने हैं? 9 हैं। तो ये पूरा का पूरा ये डेटा आपको याद रखना होगा। तो मिलियन नगर या फिर महानगर ये आपके 53 हैं, और 40 लाख से ज़्यादा वाले महानगर जो है वो आपके 9 हैं, और कुल नगर आपका 3892 है। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिए 3900 याद रखिए। तो 9, 53, 3900 या फिर 3900, 53, 9, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 3900, 53 और 9, ये बार बार आप रिपीट करिएगा, आपको याद रह जाएगा। ये आपका कुल नगर है, ये आपका मिलियन नगर है, और ये आपका 40 लाख से ऊपर वाला महानगर है, और ये सभी आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत में 4 महानगरीय प्रदेश है, जिसमें से एक है दिल्ली महानगरीय प्रदेश, फिर कोलकाता महानगरीय प्रदेश, मुंबई महानगरीय प्रदेश और चेन्नई महानगरीय प्रदेश। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई हम लोग ये सभी जानते ही है, पढ़े कि ये 4 बड़े बड़े महानगर हैं। टोटल अगर 40 लाख से ज़्यादा वाले महानगर देखें तो 9 है, लेकिन हम लोग इन चारों के बारे में तो हर कोई जानते ही है। अब दिल्ली महानगरीय प्रदेश, अगर दिल्ली का लोकेशन दिखेगा इंडिया के मैप में, तो वहाँ से पता चलेगा कि भारत के उत्तरी राज्य इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उत्तर में है ये। फिर कोलकाता उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हो जाएंगे। फिर आपका मुंबई, तो मुंबई कहाँ है? तो आपका मुंबई का लोकेशन अगर देखेंगे मैप में, तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मुंबई है तो महाराष्ट्र के अंदर ही, महाराष्ट्र से सटा हुआ गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, तो ये सभी क्षेत्र आएंगे। और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जैसे इंदौर और मालवा आएगा। और फिर चेन्नई महानगरीय प्रदेश में पूरा पूरा साउथ इंडिया रहेगा, और इसमें आपका मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो आएगा। तो ये सब आपका नहीं पूछा जाएगा। अब सन नगर की परिभाषा देखते हैं। सन नगर क्या है? तो जब नगर या महानगर का विकास इतना अधिक हो जाता है कि वो अपने प्रशासनिक सीमाओं, मतलब आप सिंपली समझिए उसकी सीमा के बाहर जाकर अन्य कस्बे या गांव को अपने क्षेत्र के अंदर कर लेता है। मतलब जब शहर जो है फैलता चला जाता है, तो शहर के अगल बगल, मान लीजिए ये शहर था किसी समय, और इसके अगल बगल छोटे छोटे कस्बे और गांव हैं, तो समय के साथ इतना यहाँ पे जनसंख्या हुआ, इतना इसका डेवलपमेंट हुआ कि धीरे धीरे ये गांव और कस्बे भी इसमें समाहित होते चले गए। तो ये जो गांव और कस्बे हैं, इन्हीं को सन नगर कहते हैं। और सबसे अधिक सन नगर आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन्हीं महानगरों के आसपास देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा सन नगर, सबसे पहला भी और सबसे बड़ा भी, विश्व की बात करी जा रही है, तो यूएसए का पूर्वी समुद्री बोर्ड में है, पूर्वी समुद्री बोर्ड। अब भारत में स्लम क्षेत्र भी है, तो स्लम क्षेत्र को देखते हैं। तो स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956 की धारा 53 के अनुसार, तो आपको इतना नहीं याद रखना है, ये तो आपको वैसे अगर ऑप्शन में पूछा भी जाएगा तो ये रहेगा स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट, डेट याद रखिएगा आप 1956। तो ऐसे क्षेत्र जहां मानव के रहने के अनुकूल नहीं हो, वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? स्लम कहलाते हैं। मतलब ये क्षेत्र मानव के रहने के लायक नहीं है, लेकिन लोग जो है मजबूरी में रहते हैं। यहाँ भूमि की कमी होती है, और आवास का घोर अभाव होता है, साथ ही साथ स्वच्छता का भी काफ़ी अभाव होता है। कुल मिला के ये सब क्षेत्र मनुष्य के रहने लायक नहीं होता। स्लम क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: अधिसूचित स्लम, स्वीकृत स्लम, और एक आपका है चिन्हित स्लम। तो अधिसूचित स्लम क्या है? तो जिनको अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया हो, अधिनियम के तहत अधिसूचित किया होगा, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग अधिसूचित स्लम कहते हैं। स्वीकृत स्लम में क्या है? ये अधिनियम के तहत इनको मान्यता नहीं है होती, लेकिन ये स्लम क्षेत्र जो है स्वीकृत होते हैं। किनके द्वारा स्वीकृत होते हैं? तो वहाँ का जो प्रशासन है उसके द्वारा। फिर आता है आपका चिन्हित स्लम। चिन्हित स्लम क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ कम से कम 300 की जनसंख्या हो, बस्ती का निर्माण जो है वहाँ पे दोषपूर्ण ढंग से किया गया हो, और स्वच्छता और पेयजल की कमी हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग चिन्हित स्लम कहते हैं। तो 3 प्रकार के स्लम एरिया होते हैं। अब नगरों में जो कुछ योजनाएं चल रही है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी।
तो ये आपको याद रखना है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत 2013 में हो चुकी है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में 2015 से शुरू है। तो अगर शहरी आजीविका मिशन की बात करें तो 2013, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते तो 2015। 22 राज्यों में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, और जिसमें से 100 स्मार्ट सिटी जो है, 100वां स्मार्ट सिटी जो है आपका शिलांग को चुना गया है। अब यहाँ पे एक है अमरूत, AMRUT, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी मतलब होता है शहरी रूपांतरण व नवीनीकरण अटल मिशन। आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना अटल मिशन, नवीनीकरणीय अटल मिशन। ये आपका 2015 में स्टार्ट हुआ है। 2015 में आपका इधर प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्टार्ट हुआ है शहरों में, और 2013 में अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है शहरी आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 और 2013। अमृत का क्या उद्देश्य है? तो शहरों को रहने अधिक योग्य बनाना व आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना है। और जो भी शहर चुने गए हैं इसके अंतर्गत, तो वहाँ पे 5 वर्षों तक 100 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि शहर का डेवलपमेंट हो और उसे अधिक रहने योग्य बनाया जा सके, साथ ही साथ आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन किया जाए। तो इस तरह से नगरीकरण वाला टॉपिक भी हम लोग का ख़त्म होता है। आप लोग को देर रात में गरीबी और बेरोजगारी का PDF मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और फिर उसका वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगा। मेरा नाम जो है वो अमित कुमार है, और 7th to 10th JPSC में मेरा रैंक 110 रहा है। और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और एग्ज़ाम जल्दी होने के कारण, मतलब कि नोटिफिकेशन आने और एग्ज़ाम का डेट निर्धारित करने में जो बहुत कम समय दिया गया है, तो इसके कारण बहुत से बच्चे जो है अभी परेशान हैं वो उतना अच्छा से तैयारी नहीं कर पा रहे। और यही बेस्ट मौका है जिनका थोड़ा बहुत तैयारी है, अपने तैयारी को एक्सेलरेट करिए। आप ये जो अभी अगर 17 मार्च में एग्ज़ाम हो जाती है, जो कि अभी प्रबल संभावना दिख रही है, तो फिर अगर आप प्रीलिम्स अगर किसी प्रकार से पास कर गए तो आपके पास बहुत मौका होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि आपका BPSC, UPPCS ये सब में बैठते थे, जिनका मेंस लेवल का अच्छा तैयारी पहले से हो रखा है। लेकिन यहाँ पे झारखंड का अगर प्रीलिम्स देखें तो यहाँ पे एक पेपर है, पेपर 2, जिसमें पूरा का पूरा झारखंड पोर्शन है, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो JPSC के प्रीलिम्स में बहुत से जेन्युइन कैंडिडेट जो है, जिनका मेंस का तैयारी हो रखा है, वो लोग जो है छट जाते हैं। और एग्ज़ाम इतना जल्दी हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का तैयारी पेपर 2 का नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए गोल्डन चांस है, आप लोग ज़्यादा भटकिए नहीं, तैयारी करिए, और प्रीलिम्स का लक्ष्य रखिए कि अभी प्रीलिम्स एनी हाउ निकाल लेना है। और चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, और इसी नेगेटिविटी के माहौल में आपको कुछ पॉजिटिव करके दिखाना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।